जनरली हम सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस होती है, पर उन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से वाटर बन जाता है। लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट लिखे जाते हैं जो कि रिएक्शन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। राइट साइड पे प्रोडक्ट लिखा जाता है जो कि दोनों के रिएक्शन की मदद से बन चुका है। ये एरो जो है बताता है कि कौन सी चीज़ किसके अंदर कन्वर्ट हुई है। अब यहाँ जो वाटर है इसकी नई प्रॉपर्टी है, क्योंकि पहले तो ये दोनों गैसेस थी पर मिलने के बाद लिक्विड बन चुका है और ये एक नया सब्सटेंस भी है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि नया सब्सटेंस बनता है और उसकी नई प्रॉपर्टीज होती है, इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन के जनरल एग्जांपल्स हैं जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। देखो हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है? तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज इन स्टेट आएगा, यानी कि कोई चीज़ है वो गैस से सॉलिड बन रही है या मे बी लिक्विड से गैस बन रही है। चेंज इन कलर आएगा, उसके कलर में चेंज आ सकता है। चेंज इन टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। जनरली इंक्रीज होता है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि कोई नई गैस फॉर्म हो सकती है उस रिएक्शन के दौरान। तो चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखो हमने मैग्नीशियम का रिबन ले लिया है, अब इसको हम जलाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसको सैंड पेपर से साफ करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्या है? क्योंकि रखे रखे इसके ऊपर ऑक्सीजन की वजह से ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है और ऑक्साइड की लेयर की वजह से इसको जलने में दिक्कत होती है। तो उस समस्या से बचने के लिए हम इस पे से सैंड पेपर की मदद से पहले ही उस ऑक्साइड की लेयर को हटा देते हैं। और जब हम इसे जलाते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखने को मिलती है। पहले तो जब ये जल रहा था तो इसकी जो फ्लेम थी वो काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर की और डीजलिंग थी। अच्छा, यहाँ पे ये राख जो जमा हुई है ये एक पाउडर बना है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो बर्न हो रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, एयर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बिना कोई सी भी चीज़ जल नहीं सकती, आपको पता ही है। तो इसीलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बना देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। ये जो हमने लिखा है इसे हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, वर्ड इक्वेशन की जगह पे अगर हम इनके जो है सिंबल्स वगैरह यूज़ करें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हमें देखना है इसमें एलिमेंट कौन कौन सा यूज़ हुआ है। हमें पता है मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे इनके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे और राइट हैंड साइड पे इनके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। तो देखते हैं मैग्नीशियम का यहाँ पे 1 एटम है, उसी तरह ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है और राइट साइड में मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। देखो बैलेंस का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम LHS में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स RHS में भी होने चाहिए, पर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है। इस वजह से हम इसे एक स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। तो हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखो बैलेंस करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आपको कोफिशिएंट में कुछ ना कुछ नंबर लगाना है और ऐसा देखना है कि कब वो बराबर आ जाए। इसके पीछे कोई भी हिडन ट्रिक नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन बेसिक प्रैक्टिस और बहुत ही बेसिक सा मैथ है इसके अंदर। इसे हम हिट एंड ट्रायल का नाम देते हैं कि हम तुक्का मारते रहते हैं। हम ये लगा के देखते हैं क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ तो दूसरा नंबर लगाते हैं। अच्छा, हमने एक बार क्या किया, रिएक्टेंट में नंबर लगाया तो देखो तो रिएक्टेंट में बढ़ गए, पर अगर प्रोडक्ट में कम हो गए तो प्रोडक्ट में भी लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड पे आगे कोफिशिएंट पे 2 लगा देता हूँ। लेकिन जब मैंने 2 लगाया तो मैंने देखा कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। इसी वजह से मैंने मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिया, जिससे कि सब कुछ बैलेंस हो गया। अगला टॉपिक आता है, जब हम जिंक के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप इस फ्लास्क को टच करके देखेंगे तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। जब आप एक बर्निंग कैंडल या फिर मैच स्टिक को उस हाइड्रोजन गैस के पास लेके आएंगे तो एक पॉप की साउंड की आवाज़ आएगी। जिंक था, उस पर आया सल्फ्यूरिक एसिड जिससे कि बना जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये पूरे तरीके से बैलेंस्ड है। यहाँ पे LHS एटम और RHS एटम्स बराबर हैं। देखो ये NCERT का ही क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बैलेंसिंग में बस आपको जो मेन बात ध्यान रखनी होती है कि आप बीच में भी कोई सा नंबर नहीं लगा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि Fe3O4 लिखा है तो मैं Fe के आगे जो 3 लिखा है उसकी जगह कुछ और लिख देता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको हमेशा कोफिशिएंट जैसे हम लिखते हैं ना, किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट उसके आगे आता है, उसी तरीके से आपको कोफिशिएंट लगा के बैलेंस करना है हमेशा, यानी कि नंबर को हमेशा आगे लिखना है। देखो अगला टॉपिक आता है ऐड सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। देखो हमें पता है कि हम जो भी रिएक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग स्टेट के अंदर पाया जा सकता है। इस इक्वेशन के अंदर बता सकते हैं कि Fe जो आयरन है वो क्या है, सॉलिड है। H2O जो है गैस है। अब H2O आप बोलोगे पानी होता है, लेकिन यहाँ जो H2O हमने यूज़ किया है वो स्टीम फॉर्म के अंदर यानी भाप वाली फॉर्म के अंदर, और आपको पता है कि वाटर वेपर जो है टेक्निकली गैस होता है। तो इससे हमारा ये रिएक्शन डन हो जाएगा।
और फिजिकल स्टेट लिखने से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। हम एक और काम कर सकते हैं कि हम रिएक्शन की कंडीशन लिख सकते हैं। कई बार होता है ना कि रिएक्शन कंडक्ट करवाने के लिए नेसेसरी होता है कि इतना टेम्परेचर होगा जब ये रिएक्शन होगी, या इतना प्रेशर होगा जब ये रिएक्शन होगी। अच्छा, कैटलिस्ट जो लिखा है, कैटलिस्ट जो है ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाने का काम करती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जो कि फोटोसिंथेसिस का है, जहाँ पे आपको पता है सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना काम नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन लिखी गई है इसकी। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। देखो पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और साथ में ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और वाटर के साथ मिलाने पे उससे बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ पे इसे हम क्विकलाइम बोलते हैं और उसे हम स्लेकलाइम बोलते हैं। आपको बता दूं कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इसका यूज़ होता है। अच्छा, ये जो एग्जांपल लिखा है ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नहीं है। ये जो एग्जांपल लिखा है हमने ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है। जैसे कि यहाँ पे CH4 इथेन है, जब इस नेचुरल गैस को हम जलाते हैं तो हमें दिखता है कि हीट भी साथ में रिलीज हो रही है। जब हम रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस टाइम पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो वो भी एक प्रकार का हीट है। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए एक्सोथर्मिक के। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोज मतलब कि एक कंपाउंड है जो कि अपने टुकड़े टुकड़े होकर दो सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो डीकम्पोजिशन के अलग अलग तरीके हैं। पहला है थर्मल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा है फोटोलाइटिक। थर्मल का मतलब होता है जो कि हीटिंग की कंडीशन के द्वारा कैरी किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट था, हमने उसको गर्म किया तो बन गया फेरिक ऑक्साइड, साथ में दो गैसेस निकले जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे जो कलर था फेरस सल्फेट का वो ग्रीन कलर था एंड बाद में उसका कलर रेड ब्राउन कलर हो गया। उसी तरह हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया जो कि लाइमस्टोन है, उसको गर्म किया तो उससे बना कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 रिलीज हुई। यहाँ लिया लेड नाइट्रेट, उसको किया गर्म तो उससे निकला लेड ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस, साथ में ऑक्सीजन भी। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब है ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन कराते हैं। आपने पहले वाले में देखा तीनों में कंडीशन हीट की थी, इसमें कंडीशन आती है इलेक्ट्रिक करंट की। हमें पता है पानी होता है, पानी को हम डिवाइड कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसके अंदर हम दो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पे बनती है, मतलब कैथोड पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब कैथोड जो होता है ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ऑक्सीजन गैस जो है आपको एनोड पे बनती हुई दिखेगी। एनोड जो है वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तीसरा तरीका होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का, जहाँ पे जो भी रिएक्शन कैरी होगी वो सनलाइट के द्वारा होगी, यानी कि अगर सनलाइट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। देखो ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना वो एंडोथर्मिक होती है। हमने यहाँ पे देखा एंडोथर्मिक का मतलब क्या, जो कि एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करती है, ना कि रिलीज करती है। एक्सो वाली रिलीज करती थी लेकिन एंडो वाली एब्जॉर्ब करती है। हमने देखा हीट एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट एब्जॉर्ब हो गया, उसी तरह सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कैसे एंडोथर्मिक है, एक्सो का बिल्कुल उल्टा। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि सिल्वर क्लोराइड था जो कि सनलाइट में रखा हमने प्रेजेंस में, जो कि वाइट कलर का था फिर ग्रे कलर का हो गया। एंड उसी तरीके से एक और एग्जांपल है जो कि सिल्वर ब्रोमाइड का है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का यूज़ जो है ना ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर किया जाता था पहले। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को धक्का मार के हटा देता है, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जैसे कि देखने को मिल रहा है कि Fe यानी जो आयरन नेल है, आपको पता है ना वो लोहे की कील होती है, ठीक है, वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है ड्यू टू कॉपर। तो उसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं एंड दिस हियर इज FeSO4 + Cu। तो हमने देखा कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, तो Fe ने क्या किया, बेचारे Cu को अलग निकाल दिया और SO4 के साथ में खुद जगह बना ली। उसी तरह यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जहाँ पे जिंक + CuSO4 है, जिंक ने कॉपर को हटा दिया क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और उसने उसकी जगह ले ली। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों चीज़ें आपस में चेंज कर लेती हैं। जैसे यहाँ पे Na2SO4 है, BaCl2 है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो वहाँ जाके क्या बन गया, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। टेक्निकल डेफिनेशन है कि नए कंपाउंड बनते हैं जब उनके आयंस का एक्सचेंज होता है कंपाउंड्स के बीच में। अच्छा, 9th तक आप पढ़ते थे कि कंपाउंड बनते हैं जब ये आयंस का चेंज होता है बिटवीन दी एटम्स, बट नाउ व्हाट यू आर स्टडिंग कि कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जब कंपाउंड्स के ही आयंस आप एक्सचेंज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे BaSO4 जो बेरियम सल्फेट बनाए वो एक वाइट प्रेसिपिटेट है। देखो प्रेसिपिटेट कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा इमेज के अंदर। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट तैयार होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल तो है ही, लेकिन साथ ही के साथ हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल है और एक और एग्जांपल।
देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको यहाँ पे इक्वेशंस दिख रही होंगी उन सबको आपको याद कर लेना है बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है भाई कि ऑक्सीजन ऐड होगी, रिडक्शन मतलब हट गई, या हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। सिंपल एग्जांपल है, कार्बन है जलाते हैं उसको CO2 बन जाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके अंदर। अब यहाँ नीचे वाले एग्जांपल को देखो, यहाँ क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और साथ में क्या H2 गैस है, ठीक है। हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो गया, जो H2 है वो H2O बन गया, और जो CuO है कॉपर ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है, दोनों सेम टाइम पे हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। का लास्ट टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन से क्या फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ के अंदर। देखो पहला आता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है कि लोहा जो है खराब हो जाता है, कोरोड कर जाता है, ठीक है। जब एक मेटल को ना ऐसे एक्सपोज हम खुले छोड़ देंगे, उस पर मॉइस्चर लग जाएगा एयर एसिड के चलते, कुछ समय बाद उसके ऊपर एक ना हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि उस मेटल को और कमजोर करता जाता है। इसके प्राइम एग्जाम्पल है जैसे कि लोहे पे जंग लगना, ठीक है, सिल्वर जो ब्लैक कलर का हो जाता है, उसी तरह कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। ये सब कुछ कोरोजन का एग्जाम्पल है। कोरोजन से बचने का तरीका है कि हम गैल्वेनाइजेशन करा सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा सकते हैं, या कुछ नहीं तो यार लोहे पे पेंट मार दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी लंबे समय तक। अगला इफेक्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है कि हमें पता है यार खाना खुले में छोड़ते हैं ना हमें, तो उसको कहते हैं कि हवा लग गई। देखो जब भी हमारे फैट्स ऑयल्स खाने में होते हैं, जब वो एक्सपोज रहते हैं एयर में, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके चलते उससे खराब स्मेल आती है और खाने का स्वाद भी खराब हो जाता है। इससे बचने का तरीका क्या है, खाने में एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस होती है चिप्स के पैकेट में, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो रिएक्ट नहीं करती ऑक्सीजन के साथ, डेट्स में हमारे चिप्स के पैकेट हमेशा सेफ रहते हैं। अगला तरीका खाने को बिल्कुल टाइट कंटेनर में पैक करके रखे जैसे, जिससे कि इसमें हवा ना जाए। तीसरा तरीका है कि आप खाने को फ्रिज में रख सकते हैं अपनी सुरक्षा अनुसार। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।